नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। ये शो दरअसल आप दर्शकों का शो है, बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का होता है और इन सवालों पर हमारे एक्सपर्ट भरोसेमंद सलाह देते हैं। लेकिन इस शो में जुड़ने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, जरा वो तरीका आप जान लीजिए। तो तरीका ये है कि स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, जब भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल पहुंचाइए तो अपना और अपने शहर का नाम जरूर वहां पर लिखिए। यही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, यहाँ भी आपको सवाल पोस्ट करते वक्त बस #KKT स्पेस अपना सवाल और सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखना है। और आपके सवालों को जो है अहम तरीके से उन पर खास एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, इन पर सलाह देंगे हमारे गेस्ट। और आज के हमारे दो खास मेहमान जो है परिचय करा दूं तो हमारे साथ आशीष माहेश्वरी होंगे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स लिमिटेड से, और हमारे साथ मंदार जमसांडेकर साहब होंगे प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले अगर हम आज बाजार को देखें तो बाजार कह सकते हैं कि एक तरह के नए नए सरप्राइजेस हर गुजरते दिन के साथ लाता है। और आज भले ही वो जो 20,000 वाला पिन कोड छूने में बस कह सकते हैं एक थोड़ी सी कसर रह गई हो, लेकिन बहुत ही करीब। तो मार्केट बंद होने तक 9,979, जी हाँ, ये लेवल पर आज निफ्टी बंद हुआ। 146 अंकों की तेजी यहां पर नजर आई। सेंसेक्स में 474 अंकों की तेजी नजर आई, 67,571 पर बंद हुआ। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की तो यहां पर 517 अंकों की तेजी रही, 46,186 पर बंद हुआ। अगर बाजार के हीट मैप को इस वक्त हम देखने की कोशिश करें तो आईटीसी, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मारुति सुजुकी, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये तमाम स्टॉक रहे जिन्होंने आज मार्केट में एक तरह की मोमेंटम को बेहतर बनाया। और वहीं सेक्टर वाइज बात करें तो ऑटो इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, मेटल हो, सभी तरफ एक तरह का बेहतर रुझान नजर आया। अब अगर हम इस वक्त बाजार को देखें तो जरा नजरिया ले लेते हैं अपने गेस्ट से। मंदार जी, स्वागत। सबसे पहले आप बताएं बाजार को कैसे देखते हैं। प्रशांत जी, गुड इवनिंग। देखिए, बाजार में तो बुलिश ट्रेंड है और ब्रॉड बेस्ड रैली है, यानी ऐसी बात है नहीं कि कोई एक सेक्टर बाजार को ऊपर ले जा रहा है। हमने देखा है कि सारे के सारे सेक्टर्स में इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और बेसिकली ये अर्निंग्स ड्रिवन है। सो ऐसा, यानी ऐसी भी बात नहीं है कि अर्निंग्स अच्छे नहीं है और स्टॉक भाग रहा है, ऐसी भी बात नहीं। तो अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं और वो एक मेन रीजन है कि जिसके वजह से हमें ये बुलिशनेस देखने को मिल रहा है। प्लस हमने पिछले 2-3 महीनों में जो सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें इंटरेस्ट देखा नहीं है, तो वो अर्निंग एक्सपेक्टेशंस पे अभी हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो अपमूव है बाजार में फिलहाल ये कंटिन्यू होगी। निफ्टी के लिए जो ऊपर की तरफ टारगेट बनता है वो 20,600 का बनता है, तो इमीडिएट नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे, यानी अगले एक महीने के लेवल पे ये हमें टारगेट जरूर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के केस में भी उसी तरीके का एक व्यू है, 48,000 48,500 इस तरीके का टारगेट रहेगा, वो भी एक महीने में, यानी इमीडिएट नहीं। लेकिन अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अर्निंग्स पे डिक्टेट होगा मार्केट का डायरेक्शन, तो अर्निंग्स मॉनिटर करने बहुत जरूरी है। तो अर्निंग्स मॉनिटर करनी बेहद ज़रूरी है और बाजार पे निगाह रखना भी ज़रूरी है। चलिए, सवालों का सिलसिला अब हम इसमें शुरू करते हैं। अमित है कोल्हापुर महाराष्ट्र से और इनका सवाल है कि हिंद कॉपर के 200 शेयर हैं, 160 के भाव पे होल्ड करें या फिर सेल करें। मंदार जी बताएं क्या होगी इनको सलाह। प्रशांत जी, क्या आप स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते? हिंद कॉपर। हाँ जी, देखिए बेसिकली हिंद कॉपर के केस में हमने देखा है कि बहुत ही नैरो काइंड ऑफ रेंज है इस स्टॉक में। ये पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। 100 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में करंट लेवल्स 120-125 तक जरूर चला है, लेकिन ये लेवल्स पे थोड़ा सा रुका है। शायद मुझे लगता है कि अर्निंग्स की राह दिख रहा है और उसके बाद आगे का ट्रेंड डिसाइड होगा। 124 के आसपास इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बनता है कि जो हमने ट्रैक करना है। 124 ब्रेक होता है तो ऊपर में 132 इस तरीके का इसका अगला पड़ाव होगा और बेसिकली एक
ये 124 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये ब्रेक होता है तो फिर एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट करने का पहला इंडिकेशन हमें मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये इसी रेंज में बना रहेगा। तो फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए एक स्टॉप लॉस सुझा सकता हूं, 110 का स्टॉप लॉस होगा। 110 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए, और 124 ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट होंगे, फिर से आप पूछ सकते हैं, तो वहां पे रिव्यू करेंगे और अगले टारगेट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विस्तार से राय मिलती हुई। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम नीरज है, बिहार से है, और इनका सवाल है कोल इंडिया के, एक बार फिर नाम दोहरा दूं, कोल इंडिया के 500 शेयर इनके पास है, 231 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। मंदार जी बताएं कोल इंडिया पर आपकी राय। प्रशांत, देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने हाल ही में लिया है, और पिछले अगर 10 महीने का अगर चार्ट देखते हैं तो आपको समझेगा कि यही लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। नीचे की तरफ 210 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट बनता है, ऊपर में 245 से लेके 260 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये दो लेवल्स के बीच में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब इनकी खरीदारी जो करंट प्राइस है उसी के आसपास है। अगर होल्ड करना है तो मुझे लगता है इसमें लॉन्ग टर्म व्यू अगर रखें आप तो ही अपने होल्ड करना चाहिए, या फिर ऐसा जो कोई रेंज बाउंड स्टॉक आपको मिलता है उसमें स्विंग ट्रेड अगर आप करते हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और स्विंग ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो बात आपने ध्यान रखनी है वो है कि ट्रेड एंटर करते वक्त वो सपोर्ट पे करना है। तो अगर इस स्टॉक में सपोर्ट 210 पे है तो आपने 210 के आसपास आपने ये ट्रेड एंटर करना है, और 210 के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है, और जब भी ये ऊपर चलता है तब आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड स्टॉक में इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। जब तक ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक ऊपर के टारगेट्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो फिलहाल रेंज बाउंड व्यू है। ठीक है, तो रेंज बाउंड व्यू फिलहाल कोल इंडिया पे आपको एक बेहतर राय मिलती हुई। अजीत हैं बेंगलुरु कर्नाटका से, और इनका सवाल है एलआईसी के 134 शेयर इन्होंने लिए हैं 685 के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया अपना चाहते हैं। बताएं मंदार जी, एलआईसी पे जिस लेवल पे इन्होंने लिया 685 का लेवल है, और फिलहाल जो है स्टॉक जो है 628 पर है, बीच में हमने 630 635 के लेवल भी देखे थे, लेकिन फिलहाल नुकसान में, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका है। प्रशांत जी, ये एक अच्छी बात है कि इनको क्लैरिटी है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। अब देखिए ये स्टॉक लिस्टिंग से तो हमने इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखा था, 530 के आसपास इस स्टॉक ने एक लो किया, तब से अब पिछले 3 महीने का अगर चार्ट आप देखो तो एक स्टेडी काइंड ऑफ एन अप मूव है। तो मैं तो होपफुल हूं, मैं पॉजिटिव हूं इस स्टॉक चार्ट पे। जिस तरीके का फॉर्मेशन इस स्टॉक पे बन रहा है मुझे लगता है अंडर करंट पॉजिटिव लग रहा है। और अगर 2 से 3 साल का अगर व्यू रखते हैं तो इस स्टॉक में ऊपर वाले लेवल्स हमें जरूर देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो करंट लेवल्स है 615 से लेके 620, ये लेवल्स पे स्टॉक में सपोर्ट बनता है। ऊपर की तरफ 640 के आसपास रेजिस्टेंस भी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अंडर करंट पॉजिटिव है। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो होल्ड कीजिए, 605 का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए, 605 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। ऊपर में इसमें ये जो रेजिस्टेंस है 640 से लेके 660 के आसपास, ये एक बार ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है इसमें एक फ्रेश मूव स्टार्ट होगी, और उस केस में 750 800 फिर से हमें लेवल्स देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेहतर नज़रिया आपके लिए पेश करते हुए मंदार जी, चलिए यहाँ सवालों के सिलसिले को थामेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ आशीष माहेश्वरी जी भी जुड़ गए। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में, और सवालों के साथ आपके पास लौटेंगे। लेकिन कल आने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की पहली तिमाही के नतीजे, कैसे रहेंगे नतीजे, सौमित सरकार हमारे सहयोगी इस वक्त बताने के लिए जुड़ गए हैं। सौमित, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों को लेकर फिलहाल अनुमान क्या है? कोई ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स तो नहीं होंगे, रादर म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू करीब 8% से नीचे हो सकती है, एबिटा 1% से डिक्लाइन कर सकता है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक 15% का ड्रॉप देखने मिल सकता है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो रिटेल बिजनेस जो है वहाँ पे रेवेन्यू 4% ग्रो करेगा, एबिटा 2.5% हायर होगा क्योंकि फुटफॉल्स हायर थे, स्टोर एक्सपेंशन हुआ था Q1 में। O2C सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, और इसी कारण पूरे कंसोलिडेटेड बिजनेस का अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में सिक्वेंशियल बेसिस पे एक ड्रॉप देखने मिल रहा है। अब O2C सेगमेंट के एबिटा की अगर हम बात करें तो वो 4% नीचे होगा, क्योंकि सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो रिफाइनिंग मार्जिन्स भी नीचे थे कंपनी के, और सेल्स वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि गुजरात की तरफ साइक्लोन का खतरा होने के कारण पोर्ट बंद था, तो कंपनी ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाई थी और सेल्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाई थी, इसी कारण वॉल्यूम पे भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें
तो वहाँ पे करीब 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, करीब 3,900 करोड़ की एबिटा आने की एक्सपेक्टेड है। और जो भी ग्रोथ देखने मिल रहा है 4% का, वो प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने मिल रहा है। रिटेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बाकी जो सेगमेंट्स है इंटरनल, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ग्रोसरीज हो, वहाँ पे ग्रोथ देखने मिल सकता है। बट फैशन वाला जो सेगमेंट है, जो कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट है कंपनी के लिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा है, क्योंकि जो पीयर्स कमेंट्री देखने को मिली है पीयर्स से भी, वहाँ पे भी हमें यही पता चला है कि फैशन सेगमेंट का जो सेल्स था वहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस था। और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट की जो एबिटा ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ से थोड़ा लोअर साइड पे। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। बिल्कुल। और रिलायंस जियो को लेकर अगर अनुमान को जानना चाहें तो वहां से कैसे संकेत मिल रहे हैं? अगर रिलायंस जियो की बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ करीब 3% के आसपास आ सकता है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 2% के आसपास होगा। आरपू जो कि की नंबर है वो लगभग फ्लैट ही है, करीब 180.7 एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। लास्ट क्वार्टर ये नंबर करीब 179 के आसपास था। सब्सक्राइबर बेस था, वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 43.9 करोड़ से ये नंबर करीब 44.7 करोड़ होगा। और याद रखिएगा ये 5th कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जहाँ पे कंपनी सब्सक्राइबर ऐड कर रही है अपने नेटवर्क पे। और ये सब्सक्राइबर बेस ऐड करने के कारण ही कंपनी की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट पे, ये मोस्टली सब्सक्राइबर बेस के कारण ही है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो आरपू में जो भी ग्रोथ देखने मिल रहा है वो नंबर ऑफ डेज हायर होने के कारण है। बट सब्सक्राइबर बेस में जो ग्रोथ है वो मेन रीजन है रिलायंस जियो के ग्रोथ के सामने। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। पहले तो क्या कंपनीज की तरफ न्यूज़ फ्लो आ रही है जियो फाइनेंशियल डीमर्जर को लेके, रोड मैप क्या है न्यू एनर्जी बिजनेस को लेके, क्या कमेंट्री आ रही है कंपनी की तरफ से। आरपू की अगर हम बात करें तो टैरिफ हाइक कब हो सकता है, इस पे कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगा। और जियो भारत फोन्स के ऑफटेक कैसे थे और उस पर क्या अपडेट्स आ रहे हैं, इस पे भी ध्यान रखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अर्निंग्स के साथ। तो बिल्कुल, तो ये एक विस्तृत व्यू अनुमान को लेकर हमारे सहयोगी सौमित सरकार आपके सामने रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौमित आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए सवालों की ओर लौटते हैं। पवन है, माफ कीजिएगा, राहुल जैन है राजस्थान से और इनके पास विप्रो के 1200 शेयर हैं, 399 के भाव, लगभग 400 के भाव पे इन्होंने लिया है। पूछ रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। आशीष जी स्वागत एक बार फिर से आपका, और बताएं विप्रो में क्या करें राहुल? मेरा भी होल्ड करने की सलाह रहेगी विप्रो को। और मेरा मानना है कि ओवरऑल आईटी सेक्टर में जो वर्स था वो खत्म हो चुका है। और जरूर इस क्वार्टर के नंबर सभी कंपनियों के हमें म्यूटेड या 1-2% की ग्रोथ दिखाई देगा। बट जो डील विन की पाइपलाइन है उसको लेकर जो कमेंट्री है या आगे का जो आउटलुक है वो ऑप्टिमिस्टिक साइड पर रहेगा। प्लस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो इंडियन आईटी कंपनीज अब टैप करने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी विप्रो एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो मुझे लगता है कि विप्रो आप होल्ड करिए, 450 का लक्ष्य पर आप उसमें से एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो 450 के लक्ष्य को टारगेट करते हुए फिलहाल बने रहने की आपको सलाह। अगले जो हमारे दर्शक हैं, पवन नाम है उनका, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं और इनके पास जोमेटो के 2394 शेयर हैं, 2394 शेयर, 60 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे में है। आगे अगले 6 महीने के लिए रुकना चाहते हैं, नजरिया चाहते हैं। आशीष जी आप बताएं क्या होगा? मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी जोमेटो में। और क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एबिटा पॉजिटिव हो गई है और कंपनी का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में भी हम लोग अच्छा उम्मीद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस लेवल पे वैल्यू है। और जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी स्टॉक में बढ़ता दिख रहा है, तो स्टॉक में बने रहिए। लक्ष्य 90 रुपए का रखें एग्जिट के लिए की सलाह यहां पर आपको 90 रुपए के लक्ष्य के साथ। पुष्पेंद्र शर्मा है जयपुर से, पीबी फिनटेक के 300 शेयर हैं, 538 के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं पीबी फिनटेक पे। मंदार जी बताएं क्या करना चाहिए पीबी फिनटेक में पुष्पेंद्र जी को? मंदार जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ प्रशांत जी। जी जी, पीबी फिनटेक पे क्या करना चाहिए? क्या रिपीट कर सकते हैं आप नाम? पीबी फिनटेक। आशीष जी आप राय दे पाएंगे पीबी फिनटेक पे? जी, पॉलिसी बाजार के नाम से कंपनी पॉपुलर है पीबी फिनटेक। और मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी जैसा दूसरे
हमने देखा है फिनटेक बेस्ड जो बिजनेसेस है, जो टेक ड्रिवन बिजनेसेस हैं, वहाँ पे एक दोबारा से अपस्विंग देखने को मिला है। तो चाहे नायका हो, जोमेटो, पेटीएम हो या पीबी फिनटेक हो, क्योंकि जो वैल्यूएशन है अब काफ़ी रैशनलाइज हो गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब एफआईज दोबारा से भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं। तो ये वो बिजनेसेस जहाँ पे जो भी कंपनियां मार्केट लीडर होती है उनको पहले बाय करना चाहते हैं। तो इसलिए पीबी फिनटेक में भी कुछ समय से अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। लक्ष्य 1000 रुपए का अगले 1 साल में की सलाह, और अगले 1 साल के लिए 1000 के टारगेट को यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, अब बारी है आपके पसंदीदा सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। सबसे पहले मंदार जी आप बताएं, आज वीआईपी की टोकरी में आपके पास क्या है? प्रशांत जी, 2 स्टॉक्स हैं। पहला तो स्टॉक है अशोक लेलैंड। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो इसमें पिछले 2-3 साल से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 166 170 के लेवल्स पे। ये लेवल ब्रेक करके ऊपर चला है। प्लस अगर शॉर्ट टर्म चार्ट भी देख लेते हैं तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे यानी पिछले 2-3 हफ्तों में भी करंट लेवल जो है 170 172 174 यहाँ पे स्टॉक में कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। तो वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया से ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 166 का, टारगेट होगा 192 का। एक ही सावधानी रखनी है कि कल स्टॉक के इस कंपनी के रिजल्ट्स हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। तो 166 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा इस केस में। दूसरा जो स्टॉक है वो एसबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 600 के आसपास बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बना था। पिछले 2 महीनों से ये रेजिस्टेंस फेस करते हुए कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा पा रहा था, कंटिन्यूसली नीचे ट्रेड कर रहा था। आज के दिन ये पूरा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया हुआ है ऊपर की तरफ। और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में 650 655 का स्टॉक में टारगेट बनेगा। इसलिए इसमें एक बाय होगा, 590 का स्टॉप लॉस होगा और 650 का टारगेट होगा। ठीक है, तो अशोक लेलैंड और एसबीआई ये रिकमेंडेशंस आती हुई मंदार जी की ओर से। चलिए, अब आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी बताएं, आपकी नजर कहाँ है? जो मेरे पसंदीदा स्टॉक रहेंगे वो है, सबसे पहला स्टॉक रहेगा अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको 3725 के भाव पर बाय करने की सलाह है और लक्ष्य करीब 4500 का रहेगा अगले 6 महीनों में। अब क्या ट्रिगर है? सबसे पहली बात तो जो जैसा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है पॉलीकैब के स्टॉक में, ये भी कंपनी जो केबल और वायर के क्षेत्र में है। इसके अलावा काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है क्योंकि ऑयल में है, कंडक्टर का बिजनेस करती है और इसके अलावा ऑटोमोटिव पॉलीमर्स के बिजनेस में है। कंपनी का यदि मुनाफा देखें तो पिछले साल में 200 करोड़ से बढ़ के करीब 650 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी का 2023 में हुआ। और इस साल मेरा लक्ष्य है करीब 800 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा अपार इंडस्ट्रीज करेगा। तो एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप है अपार इंडस्ट्रीज में कि सिर्फ 14,000 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी मिल रही है। तो 4500 के लक्ष्य बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ का है। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज आप दिखा सकते थे 111 रुपए का रेट है। और इसके यदि बिजनेसेस पर नजर डालें तो ये भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जहाँ पे शुगर है, अल्कोहल है, रेयन है, केमिकल्स है। और इसके अलावा डिफेंस में जो कंपनी ने फोरे किया है जिसमें जो आर्मर्ड व्हीकल है वो ये डिफेंस को सप्लाई कर रहे हैं। तो जिसके कारण से इस स्टॉक की भी बिल्कुल एक री रेटिंग हो रही है। 135 का लक्ष्य रहेगा। अभी एक जो स्टॉक प्राइस है 111 रुपए है। डीसीएम श्रीराम अभी स्टॉक प्राइस 111 है और उस पर नजरिया पेश करते हुए और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो बेहतर जो है वो नज़र आता हुआ। चलिए, इसी के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर अपने इस चर्चा को विराम देंगे। अपने दोनों खास एक्सपर्ट मंदार जी और आशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, खास विश्लेषण के लिए। और जाने से पहले हम आईटीसी पर ईटी नाउ स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबर आई है, उस पर जरा निगाह डाल लेते हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आईटीसी अपने होटल बिजनेस के डी मर्जर का जल्द ऐलान कर सकती है। पूरी खबर क्या है, विन्नी मोतीवाला जुड़ी हैं बताने के लिए। विन्नी बताएं। बिल्कुल, तो हम जो सोर्सेज से पिकअप कर रहे हैं कि आईटीसी के होटल की डीमर्जर की बात जो काफ़ी टाइम से चल रही है वो फाइनली अनाउंस हो जाएगी और एज सून एज कभी अनाउंस होगी कि अगस्त के महीने में ही ये अनाउंसमेंट
हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है वेरी सून, नेक्स्ट मंथ में ये अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। एजीएम के पहले ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट आ सकती है। तो एजीएम की जो डेट आई हुई है वो है 12 अगस्त 2023। तो लेट्स वॉच आउट फॉर दैट। ये हम लोग सोर्सेज से अभी पिकअप कर रहे हैं। और करंटली होटल बिजनेस देखें तो कंट्रीब्यूट करता है 4% ऑफ एसओटीपी वैल्यूएशन के में, सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट करता है अभी होटल बिजनेस। आईटीसी का जो होटल बिजनेस है और ओवरऑल आईटीसी की फोकस है कि वो एसेट लाइट स्ट्रैटेजी फोकस करे, और इसकी वजह से ही ये मेन फैक्टर बोल सकते हैं कि ये डीमर्जर की बात कर रहे हैं कंपनी। ब्रोकरेजेस के हिसाब से अभी जो वैल्यूएशन होटल बिजनेस का फैक्टर इन हो रहा है वो 20,000 to 25,000 क्रॉस पे आ रहा है। होटल बिजनेस की जो वैल्यू बोले हैं तो ये अभी उनके हिसाब से यही आ रही है। होटल बिजनेस की बात करें तो आईटीसी इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर IHCL इन टर्म्स ऑफ होटल्स, और यहाँ पे उनकी इन्वेंट्री है 11,500 रूम्स अक्रॉस 120 प्लस होटल्स एंड 70 लोकेशंस में इनकी स्प्रेड हो रही है। ओवरऑल आईटीसी की जो होटल बिजनेस है वो 5% कंट्रीब्यूट करती है आईटीसी के रेवेन्यू और इबिट में ओवर द लास्ट डेकेड एज वेल। कमेंट्री भी काफ़ी टाइम मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट की है कि वो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, वो ऑलवेज ऑन द टेबल है, और ये उन्होंने एक्सक्लूसिव डिटेल्स ईटी नाउ के भी इंटरव्यू में रिसेंटली भी बताया था। उनके एनुअल रिपोर्ट में भी कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि वो इंप्लीमेंट करेंगे एसेट राइट स्ट्रैटेजी, स्वेट करेंगे अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स, और मे बी ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर भी व्यू करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री या रिकवरी जो देख रहे हैं ना। पॉजिटिव फैक्टर्स जो वर्कआउट करते हैं होटल बिजनेस के डीमर्जर के लिए कंपनी के लिए आईटीसी के अभी मार्केट्स एक तो ऑल टाइम हाई पे है। अपॉर्चुन टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है टू डाइवर्स द बिजनेस। होटल सेक्टर ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है पोस्ट द पैंडेमिक, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है कोविड की लेवल से देख ली है होटल सेक्टर ने ओवरऑल, और ये सपोर्ट करेगा आईटीसी के बिजनेस को। और इसीलिए आईटीसी के जो डीमर्जर की अनाउंसमेंट है वो हम लोग सोर्सेज के हिसाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ आ जाएगी।